थोड़ी शांति बनाए रखेंगे, बस 10-15 मिनट वो लगेंगे, कार्यक्रम को समाप्ति की ओर ले जाएंगे। आप सभी सम्मानित साथी उपस्थित हैं, बुजुर्ग पितृतुल्य हमारे पिताजी तुल्य माताएं हमारी उपस्थित हैं, बुजुर्ग महिलाएं, बेटियां, बच्चे, आप सभी को सादर जय भीम नमो बुद्धाय करती हूँ। सर्वप्रथम विश्व को शांति का उपदेश देने वाले तथागत गौतम बुद्ध जी के चरणों में सादर नमन करती हूँ। हजारों साल की गुलामी से अपने वक्तव्य, अपनी लेखनी, अपने दोहे के माध्यम से इस समाज को जागरूक करने का कार्य करने वाले हमारे संत श्रोमणी रविदास जी के चरणों में नमन करते हुए, नारी के मुक्तिदाता, आज ये जो अच्छा परिवेश रहन सहन है और हमें हजारों साल की गुलामी से आज़ादी दिलाने वाले भारतीय संविधान निर्माता विश्व रत्न बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी के चरणों में नमन करते हुए, साथ ही बड़े दुख की बात है आज जिस घड़ी में हम सभी आप उपस्थित हुए हैं, जैसा कि हमारे बीच में सम्मानीय हमारे बुजुर्ग, हमारे बड़े रमेश जी पंच तत्वों में विलीन हो चुके हैं, जो हमारे बीच में नहीं हैं, उनको भी मैं भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ। साथ ही प्रकृति से प्रार्थना करती हूँ कि उन्हें अपने में समाहित कर लें और इस दुख की घड़ी में उनके परिवारजनों को इस अपार और असहनीय दुख को सहन करने की शक्ति प्रदान करें। जैसा कि हम बात करते हैं, हमारी समाज में बातें होती हैं गंगा जली और श्रद्धांजलि। बात यहाँ गंगा जली श्रद्धांजलि की हम नहीं करते हैं। हमारे लिए मुख्य बात है मृत्यु भोज की, और दूसरी बात है हमारे समाज का परिवेश, हमारे समाज की आर्थिक स्थिति, हमारे समाज का पिछड़ा हुआ। इन सभी विचारों को लेकर के और यहाँ पर जो भी वक्तव्य कोई भी व्यक्ति, मैं या अन्य हमारे साथी यहाँ पर जो भी वक्तव्य रखते हैं, वो पूर्ण अध्ययन के साथ पढ़कर महापुरुषों को या अन्य किसी ग्रंथ को भी, ऐसा नहीं है, हम लोग ग्रंथों को भी पढ़ते हैं, क्योंकि गुलाम और हमारे ऊपर परिवेश में जो व्यवस्था है वो वहीं से आई है। तो स्वतः हम जो भी बात करते हैं अपने महापुरुषों को, पुस्तकों को पढ़ करके हम आप सबके बीच में वो बातें करते हैं, पहले विचार करते हैं, अध्ययन करते हैं, हमसे जो अधिक बुद्धिजीवी व्यक्ति हैं उनसे विचार विमर्श करते हैं और उन सभी बातों को आपके बीच में लेकर के आते हैं। बात यहाँ ये आती है कि मृत्यु भोज करना आवश्यक है कि नहीं आवश्यक है, लेकिन वास्तव में ये बात सच कही गई है। और अभी का मैं आपको 2 साल पीछे यदि हम ले जाएं, क्योंकि ज़्यादा समय नहीं है, कोरोना काल जब इस देश में आया, आप सोचिए, जब कोरोना इस देश पूरे, वैसे तो पूरे विश्व में था, उन लोगों ने रिसर्च की कि भाई हमें एंटीडोज ढूंढना है, दवाई ढूंढना है, लेकिन हमारे यहाँ जब कोरोना आया तो सबसे पहले खजानों पे ताला लग गया। स्वर्ग नर्क बताने वाले लोग दूर हो गए कि ऐसा ना हो कि हमारे बीच में कोरोना आ जाए। उस समय लाखों की संख्या में लाशें हॉस्पिटल में, गांव में अपने ही लोगों को दूर कर देते, भैया कोरोना ना हो जाए, क्वारंटीन कर दो या दद्दा भिजा दो अस्पताल। यही कंडीशन थी उस वक्त। बाप ने बेटे को नहीं देखा, माँ ने बेटी को नहीं देखा, भाभी ने भाई को नहीं देखा, किसी ने अपने परिजनों को आँख खोलकर नहीं देखा, उनको छुआ नहीं। उस समय किसी का अंतिम संस्कार नहीं किया गया। ये हमें कोरोना ने बताया कि किसी भी कर्मकांड और मृत्यु भोज के करने से परिस्थितियां नहीं बदल जाती और ना ही व्यक्ति नरक और स्वर्ग में जाता है। क्योंकि यदि ऐसा होता तो नासा और हमारे देश में सभी देशों के लोग, सभी वैज्ञानिक ये रिसर्च कर रहे हैं, चांद पे जा रहे हैं, जीवन ढूंढने के लिए मंगल ग्रह पे जा रहे हैं। तो आप सोचिए, स्वर्ग इतना अच्छा होता तो सबसे पहले स्वर्ग पे कब्जा करते ना हम, बताइए, आप सोचिए। लेकिन हम सोचने विचारने की बात नहीं करते, हम देखी हुई दुनिया पर चलते हैं। हमें जो बताया, जो दिखाया, हम उस बात को मानते हैं।
गरुड़ पुराण जो कहते हैं उसमें मृत्यु संस्करण या मृत्यु के बारे में बताया गया है कि मैं अंतिम संस्कार कैसे करना चाहिए, क्या करना चाहिए, लेकिन उस ग्रंथ में भी मृत्यु भोज के बारे में कोई वर्णन नहीं है। आप यदि ये बात मानते हैं कि हम धर्म शास्त्रों को मानने वाले लोग हैं, हम पूजा पाठ करने वाले लोगों को मानने वाले लोग हैं, तो आप उनकी ही बात मान लीजिए। उनमें भी मृत्यु भोज करना वर्जित है, उनमें भी मृत्यु भोज को पाप के समान माना है। महाभारत में भी लिखा है, गीता में भी कहा है कि मृत्यु भोज करने से ऊर्जा नष्ट होती है, फिर भी हम ललाहित होते हैं। आज यहाँ हजारों लोग इतने परिवर्तन करते हैं, संघर्ष करते हैं, लेकिन यहाँ पर जो 100-200 लोग बैठे होते हैं उनमें से आधे लोग समाज की तरक्की के लिए विचार करते हैं और आधे लोग रसगुल्ले पे विचार करते हैं। हमारी माताएं बहनें, मैं जाती हूँ, हमारे भी रिश्तेदार हैं, बहुत बातें करते हैं, अरे मोड़ी मोड़ा ठिकाने नहीं लगेंगे, हमारी इतनी इज्जत थी। अभी चौरास में भी एक कार्यक्रम था, शायद रसोई ही होगी, हम जा नहीं पाए, सूचना डली थी। कई हमारे भाई की इज्जत बहुत थी, हमारे माता पिता की इज्जत थी। आप सोचिए, जब आप किसी केस में उलझ जाते हैं, आप कोई सरकारी काम आपका अटक जाए, तो क्या आपको देख करके कलेक्टर खड़ा हो जाता है? क्योंकि आपकी तो इज्जत बहुत है ना, तो खड़ा हो जाना चाहिए कि भाई आपकी, इनकी समाज में बहुत इज्जत है, इनका काम करना है, तो मैं कुर्सी से खड़ा हो जाता। आपको उस समय आकलन हो जाएगा कि आपकी इज्जत कितनी है। वहीं मैं दूसरी बात एक शिक्षित व्यक्ति को बताऊं, एक व्यापारी की बात यदि हम करें, एक राजनेता की बात यदि हम करें, तो उसे 100 मीटर दूर से यदि आवाज लग जाए कि भाई अधिकारी आया है, तो लोग खड़े हो जाते हैं, पसीने छूट जाते हैं, इसे इज्जत कहते हैं। लेकिन हमारे लोगों ने खान पान को इज्जत बना लिया। हमारी माताएं बहनें अक्सर इसी बात को लेके बहस करती, हमारे गांव में तारे हमरे भैया बहुत कछु दे गए, तो सुना बने का हमारी तो बहुत इज्जत है। लेकिन जब आपके साथ, आपके ही जो गांव में भी आपके साथ अपमानजनक स्थिति होती है, या हमारे बच्चों के साथ कोई घटना हो जाए, तो भाई ही भाई के साथ नहीं जाता। ये बात सच है। इसलिए आपको आकलन करना चाहिए कि हमारी इज्जत कितनी और कहां तक है, क्योंकि आज के समय में, वैज्ञानिक युग में, शिक्षा की शिक्षित लोगों की इज्जत है, व्यापारी हैं, हमारी जो आर्थिक स्थिति है वह कमजोर है, और उस आर्थिक स्थिति को कमजोर करने के लिए मृत्यु भोज, दहेज प्रथाएं या बड़े बड़े कार्यक्रम, ऐसे कार्यक्रम हम लोग करते हैं, और उसका इतना अच्छा फल हमको मिलता है कि हमारे पास पैसा नहीं था तो हम पटेल से ले आए और बन गए हम 10 सालों के लिए बंधुआ मजदूर। ये हमारी तरक्की होती है कार्यक्रम करने से। एक ही नहीं कि भाई भैया ने पैसा लिया था तो वो उनके घर काम करने जाएगा। हमारे बच्चे, हमारी माता, हमारी बहनें, हमारी बेटियां, इन कुरीतियों से हमारे लिए ये नई व्यवस्थाएं निर्मित होती हैं। आज हम काजलखेड़ी ग्राम में उपस्थित हैं, इतनी महिलाएं हैं, आप सब, हम आपसे नहीं कहते कि आप ये करिए, या इस ग्राम में जो परिवार है उन्होंने ये संगोष्ठी रखी है, वो भी आपसे नहीं कहेंगे कि आप करिए, लेकिन आप अपने बच्चों के लिए विचार करिए। आप जो पैसा रीति रिवाज में लगाते हैं, आप उस पैसे को शिक्षा में लगाइए, आप उस पैसे को अपने बच्चे के रोजगार में लगाइए, उनको अच्छे इंस्टीट्यूट में कोचिंग कराइए, अच्छी जगह बाहर पढ़ने के लिए भेजिए। संभवतः आर्थिक स्थिति जब सुधरी होती है तो हमारी परेशानियां दूर हो जाती हैं। सारी परेशानी की जड़, सबसे बड़ा अभिशाप हमारे लिए निर्धनता है, गरीबी है, लेकिन हम फिर भी इस पर विचार नहीं करते। पूरी उम्र निकल गई, हम घर नहीं बना पाए, लेकिन हमने सारे क्रियाकलाप किए, सारे रीति रिवाज बराबरी से ढोए, लेकिन हम अपनी तरक्की नहीं कर पाए। ये विचारणीय बात है, फिर भी हमारे लोग विचार नहीं करते, हमारी माताएं बहनें विचार नहीं करती। ठकराल सर ने सही बात कही थी कि विदेशों में भी है, महिला पुरुष वहाँ पर भी है, अन्य धर्मों में है, उन सभी महिलाओं के पति
सुरक्षित हैं, आर्थिक स्थिति से मजबूत हैं, व्यापारी हैं, रोजगार हैं, लेकिन हम नाना प्रकार के श्रृंगार करने के बाद भी 50 साल, 75 साल, 45 साल में भी कुछ महिलाएं विधवा हो जाती। मैं अपनी ही घटना, अपने साथ मेरी फ्रेंड है, उसकी शादी हुई, करवा चौथ भी रहती थी, मुझसे भी पूछा, और अभी भी पता है कि मैं जैसी थी मैं वैसी हूँ। मैंने उससे पूछा क्या हुआ, इतनी नई कम उम्र में उसके पति एक्सीडेंट में मारे गए, क्या उसके व्रत में कमी थी? आप लोग विचार कीजिए। उस दिन से उसने सोच लिया कि वास्तव में इस संसार में कुछ है ही नहीं, परिश्रम, मेहनत, अपने अलावा किए गए कार्यों के अलावा यहाँ पर कुछ भी नहीं है। मैं अपने समाज में बेटियों को भी देखती हूँ, साज श्रृंगार, रीति रिवाज बचपन से 3, 4 साल, 5 साल की उम्र में ऐसे लिप्त हो जाती हैं जिन्हें अपने पैरों पे खड़े होने का, अपने करियर का कोई ख्याल ही नहीं होता। तो आज जो बेटियां बैठी हैं उनमें संभवतः ये विचार आएगा कि आप अपने आप को आगे ले जाइए, क्योंकि बेटियां को अधिकार किसी ने लिखा है किताबों में, कानून में भी है, लेकिन उन्हें अधिकार नहीं दिए जाते। यदि हम आगे बढ़ना चाहते हैं तो हमें अपने अधिकार अपने घर से छीनना पड़ेगा। हमें अपने अधिकारों के लिए, अपने सम्मान के लिए, अपने करियर के लिए, आगे बढ़ने के लिए अपने घर परिवार से लड़ना पड़ेगा। तब जाके संभव स्थिति ये होगी कि हम आगे बढ़ेंगे। जैन समुदाय हैं, सिंधी लोग हैं, ये लोग व्यापार करते हैं, बिजनेस करते हैं, उनकी महिलाएं घर में व्यापार करती, अपने बच्चों को सिखाती हैं। लेकिन हमारी महिलाएं सुबह से जगाएंगी कि जो हम कर रहे हैं वो तुम भी करो, हमारे साथ पीछे पीछे चलो। आज का समय है शिक्षा का, ज्यादा से ज्यादा अपने बच्चों को शिक्षित करिए, आप उनको पढ़ाइए लिखाइए। और जो बुजुर्ग माता पिता अभी मौजूद हैं उनसे भी ये निवेदन है, वो शांति अशांति को बहुत अच्छे से समझते होंगे, क्योंकि मैं अपने घर परिवार से बता सकती हूँ कि जब बच्चे शिक्षित होते हैं, अच्छे परिवेश में होते हैं, सम्मान पूर्वक माता पिता से या सभी परिजनों से व्यवहार करते हैं, तो उनकी आत्मा बड़ी संतुष्ट होती है। वो माता पिता बड़ा सुखी अनुभव करते हैं और वो हमेशा ये सोचते हैं कि मैं जब तक जीऊंगा मेरे बच्चे की तरक्की के लिए कार्य करूंगा, मैं उसका सहयोग करूंगा। तो आप विचार करिए, कोई पिता जो इस दुनिया से चले गए, आपकी नजर में वो कहीं है, हम लोग नहीं मानते, तो आप बताइए वो अपने बेटे को किसी का हरवाही लगते देख के खुश होंगे? नहीं होंगे। किसी की माता जो इस दुनिया में नहीं है, आपकी नजर में कि वो आसपास हैं, तो वो खुश होंगे कि मेरा बेटा कर्ज ले लिया और बैल की तरह काम कर रहा है। उसकी आत्मा कभी संतुष्ट नहीं होगी, क्योंकि मेरी भी बेटियां हैं, मैं चाहती हूँ मेरी बेटियां मेरे से ज्यादा तरक्की करें। तो जितना सम्मान आप हो सके अपने माता पिता को इस जीवन में दीजिए, अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दीजिए, कर्म कांटों से दूर होइए, आगे बढ़िए रोजगार की तरफ, जिससे कि मेरी समाज की स्थिति मजबूत हो हर क्षेत्र में, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो। हम देखते हैं कि कर्मकांड पूरे भारत देश में, लेकिन शिक्षा की यदि हम बात करें, दक्षिण में सबसे ज्यादा पाखंड चलता है। दक्षिण जो भारत है, केरला, कर्नाटका, तेलुगु भाषा वहाँ बोली जाती है, तमिलनाडु में सारे जो कुरीतियाँ थी वहाँ से निर्माण हुई, लेकिन फिर भी वहाँ का राज्य जो है हर साल बाढ़ से पीड़ित होता है, लेकिन वो डेवलप हो जाते हैं। कारण यही है कि वहाँ अच्छी अच्छी मशीनें भी लगी हैं, आर्थिक स्थिति उनकी मजबूत होती, हम लोग कमा के ले जाते हैं और 4 धाम के नाम से वहाँ दान करके आते हैं। दूसरी चीज ये है कि वहाँ शिक्षा बहुत जोर से, मतलब बेटियां भी बराबरी से शिक्षा ग्रहण कर रही हैं। आज हम हमारे जिले की बात करें, नरसिंहपुर में मैंने मेरे कार्यकाल में 2 साल के अंदर में मैंने महिलाओं को देखा। महाराष्ट्र से
सृष्टि जयंत देशमुख कलेक्टर IAS है। अभी 2-2, 3-3 महिलाएं हमारे यहाँ कलेक्टर, IAS, डॉक्टर, इंजीनियर हैं। उनको देख करके हमारे मन में विचार आता है, लेकिन हमारे 2-3 जिलों की व्यवस्था ऐसी है कि हम अपनी बेटियों को नर्स बना लें, ये भी बहुत बड़ी बात है। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता बनने लायक उनको पढ़ा लें, ये भी बहुत बड़ी बात है। हम लोग विचार ही नहीं करते, हम सिर्फ होड़ करते हैं कि हमें होड़ करनी। उसने हमको 3 आइटम दिए थे, हम 10 आइटम बनवाएंगे। हम आपसे कहते हैं कि आप होड़ डॉक्टर की करिए, आप इंजीनियर की होड़ करिए, SDM कलेक्टर की होड़ करके अपने बच्चों को पढ़ाइए ना। आप प्रधानमंत्री की होड़ कर लीजिए कि मुझे प्रधानमंत्री बनना है। आप ऐसी होड़ क्यों नहीं करते? आप गुलाम बनने की होड़ क्यों लगाए हैं कि नहीं मैं भी, मेरा पटेल मुझे पैसे दे देगा, मैं लाऊंगा और अच्छी रसोई करूंगा। इससे क्या होगा? काफी टाइम हो गया है, मैंने आप सबका बहुत समय लिया है। मैं अपनी माताओं, बहनों से, बेटियों से निवेदन करती हूँ कि आप कृपया कर अपने परिवेश में परिवर्तन लाइए। आप किसी के घरों में रिसर्च कीजिए कि ये व्यवस्था कहाँ से आई। आप तीसरी आज़ादी के नाम से यदि चैनल देखेंगे तो आपको उसमें बहुत सारी चीजें मिलेंगी। आप पढ़िए कि मेरा ऐसा करने से ये सब होगा। मैं जीता जागता यहाँ पर सबूत हूँ। मैंने बहुत व्रत रखे, लेकिन समय आया, मेरे पति ने मुझे किताबें दी, मैंने पढ़ा, फिर तर्क किया और मैंने उन सभी व्रतों को छोड़ दिया। और आज मैं ड्यूटी करती हूँ, मेरे हस्बैंड भी बिजनेस करते, हमारे बच्चे भी पढ़ते और हम सभी अच्छे परिवेश में, आज तक कोई नुकसान नहीं हुआ।